फटाफट आज के सेगमेंट का रुख करते हैं। और सबसे पहले जो है इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। ऐसे स्टॉक्स जो कि गूगल के ट्रेंड में हैं, ऐसे स्टॉक्स जहां पर कुछ नतीजे आए हैं, ऐसे स्टॉक्स जो अपने प्राइस मूवमेंट की वजह से जो है मोमेंटम दिखा रहे हैं, और ऐसे स्टॉक्स जो हमारे चैट बॉक्स में जो आपके सवाल आ रहे हैं उसमें ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ शेयरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक एक करके जो है उन शेयरों पे बातचीत करनी शुरू करते हैं। और पहला शेयर जो आया है वो आया है बीएल पे दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। काफ़ी चल चुका है, अब थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर अब जो है प्रॉफिट बुकिंग हावी तो नहीं होगी, क्योंकि आज थोड़ा सा 1-1.25% नीचे है। प्रदीप जी, आपकी राय, और इस पर अविनाश सर आप दोनों की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज भी हमारे दर्शकों की हैं। तो प्रदीप सर, क्या करना चाहिए अभी? क्या एक बार के लिए किनारे हो या फिर अभी भी खरीदारी कर सकते हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए अभी भी। और बीएल एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग कॉल्स देता नहीं हूँ, जहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू है मेरा पूरा। और हमने 280 से रिकमेंड करते आ रहे हैं। रिसेंटली 400 के नीचे भी आ रहा था, एंड उस टाइम पे 370 375 के आसपास ऑलमोस्ट एक महीना यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद 400 के ऊपर आया। 400 के ऊपर आने के बाद देखिए उतना परफॉर्मेंस किया नहीं है। आप देखेंगे मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास है। स्टॉक का जो पी है 53 के आसपास है। इंडस्ट्री के पी चल रहा है 67-70 के अराउंड। ओवरऑल देखा जाए तो बीएल डिफेंस में एक ऐसा काउंटर है जो विकसित भारत का थीम है 2047। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ बहुत पॉसिबल है। और बार बार 400 से हमने रिकमेंड भी किया है। हमारा टारगेट था 440, और जैसे ही 440 450 आएंगे उस टाइम पे आपको मल्टीपल्स ब्रोकर हाउस से रिपोर्ट एंड और भी अपग्रेड टारगेटेड आएगा। उस टाइम पे मुझे लगता है कि 540 550 भी पॉसिबल है। मैक्सिमम आपको 7 से 8 महीना वेट करना चाहिए। बिल्कुल बने रहिए, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का तो मेरे तरफ से सलाह नहीं होगा। 440 मेरा टारगेट है, वो कंप्लीट होने के बाद 540 550 भी पॉसिबल है। मैक्सिमम टाइम 6 से 8 महीना। प्रांजल जी कह रहे हैं प्रदीप सर आज तो पूरा हीरो लग रहे हैं, फुल जंजी हेयर कट, कलरफुल जैकेट। वाह! तो ये जो है हेयर कट तो नहीं है प्रदीप जी का, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हेयर कट है। हेयर कट तो आपका है। हाँ, हेयर कट मेरा है, ये बात सही कह रहे हैं। और उसके बावजूद बाल जो है आगे आ जा रहे हैं, क्या बोला जाए। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं सर, वो बीएल पे मैं अविनाश सर की टिप्पणी चाहूँगा, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि दर्शक कि सर डिफेंस में एंट्री ले सकते हैं क्या अभी भी? तो सर अभी क्या व्यू है सर आपका? रिजल्ट हमने देखे बीएल के, अच्छे थे सर, ठीक थे। अभी क्या करना चाहिए अविनाश सर? देखिए विपुल जी, विपुल मुझे लगता है कि देखिए जैसे प्रदीप ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का स्टॉक है। इसमें आप अगर 3 महीना 6 महीने का व्यू लेके काम करेंगे तो आपको कोई बड़ा अपसाइड मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए स्टॉक फ्रैंकली काफी चल भी चुके हैं। वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। और देखिए डिफेंस में सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जो मेक इन इंडिया की पॉलिसी है वो लगातार फोकस कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 80 से 85 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और जो भी एवियोनिक्स में काम होता है वो पहले बीएल को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 साल में और भी ऑर्डर बुक बढ़ेगा, और इससे मार्केट्स को और सेंटिमेंटली एक पॉजिटिव री रेटिंग ट्रिगर मिलेगा। मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन तो वैसे भी काफी अच्छा हो रहा है जो नंबर्स में हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर नजरिया साल 1.5 साल का आप रखते हो तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपको थोड़ा लंबा सोचना है अगर आपको डिफेंस स्टॉक्स इस लेवल पे खरीदने हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बीएल की बात करें तो डेफिनेटली स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ही रखिए। ये क्रॉस द सेक्टर भी आपका व्यू है। अभी फ्रेश एंट्री के लिए आपका कोई फेवरेट काउंटर है सर अविनाश सर? देखिए मुझे लगता है कि फेवरेट काउंटर में एचएएल एक अच्छा विकल्प लग सकता है। एचएएल में जिस प्रकार का ग्रोथ अभी आने वाला है, तेजस एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे भी करीबन 65-70 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो अभी करंटली कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये भी मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, थोड़ा थोड़ा खरीदिए, एसआईपी में खरीदिए, लेकिन ये डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा बना के देगा। जी बिल्कुल, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और बीएल और एचएल पे जो है, यहाँ पे एचएल पे आप लोगों को निगाहें रखनी चाहिए। अगली कंपनी सर जरा नज़र डालते हैं, और ये इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे प्रदीप सर, जो कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है, वो है बीपीसीएल। इधर ओएमसीज में लगातार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी अगर हम देखें 1.5% ऊपर 362 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर? 362 पे कैसा लग रहा है बीपीसीएल? अभी रखें या अवॉइड करें?
सर मेक और ब्रेक जोन के आसपास आ चुका है। इनफैक्ट हमने पहले भी देखा था अक्टूबर 24 में एक टॉप बनाया था 371 372 के आसपास। तो अभी 362 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी 10 to 12 रुपीज पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई करना बहुत रिस्की हो सकता है। इसीलिए जिनके पास पोजीशन है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 355 के अराउंड। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए, कुछ भी इशू नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। फ्रेश जो रैली होगा ना वो 380 के ऊपर एक बार 1 से 2 हफ्ता वीकली सस्टेन करने के बाद स्टार्ट होगा। चलिए, तो ये बात हो गई बीपीसीएल को लेकर के। अगली कंपनी जो है जिस पर कि आज हम देख रहे हैं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकों में काफ़ी अच्छा जो है, कई सारे बैंक्स हैं, लेकिन बैंकों को अभी छोड़ेंगे क्योंकि बैंकों पे अगला सेगमेंट करेंगे। बीईएमएल पे ज़रा नज़र डालते हैं, क्योंकि बीईएमएल हम देख रहे हैं कि आज के गूगल ट्रेंड में है, पिटा हुआ है, 1% नीचे है, लेकिन फिर भी ट्रेंड में यहाँ पर बना हुआ है। सर क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर बीईएमएल को लेकर के? और यहाँ पर जो मुझे लगता है स्टॉक स्प्लिट वगैरह हुआ है, इस वजह से आज जो है ये ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर आज 1:2 का स्टॉक स्प्लिट जो है वो एडजस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। बीईएमएल कैसा है सर? रेलवे में भी है, डिफेंस में भी है, बाकी और क्षेत्र से भी इसको ऑर्डर मिलते रहते हैं। इसमें कुछ दम दिखाई दे रहा है क्या सर आपको, अविनाश सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये भी एक बहुत ही पोटेंशियली बहुत ही प्रॉमिसिंग काउंटर है और अभी तो स्प्लिट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि देखिए, बीएमएल में अगर नजरिया आप अगर साल 12-15 महीने का रखते हो तो यहाँ पे भी ऑर्डर बुक अच्छी है। मेट्रोज को, रेलवेज को, डिफेंस को, सारे सेगमेंट्स को ये केटर करती है। और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, मुझे लगता है कि देखिए आपको FY26 का सेकंड हाफ और FY27 दोनों साल में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मेट्रोज में भी जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है उसका भरपूर फायदा बीएमएल को मिलेगा, क्योंकि मेट्रोज इनका काफी बड़ा कस्टमर है। तो टेलविंड्स तो बहुत अच्छे हैं, बट यही है कि अगर आप कोई इन्वेस्टर अभी इमीडिएटली खरीदते हो तो थोड़ा सा सब्र और टाइम रखें। और ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पे आप एसआईपी कर सकते हैं। ये स्टॉक इनिशियली थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन होपफुली दिसंबर क्वार्टर और जनवरी के बाद का जन टू मार्च का क्वार्टर जब आएगा तभी उसके बाद आपको एक अच्छा अपटिक देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर्स मेरे ख्याल से देखिए अभी ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन। तो ये बात ध्यान में रखें जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। इस बीच जो है आरआर काबिल को जरा लेकर के आते हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स भी आए हैं आरआर काबिल के। अभी बीपीसीएल के भी रिजल्ट थे, हम लोग शायद दिखाना भूल गए। बीपीसीएल के भी रिजल्ट थे, 5% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा था, अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। और कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की यहाँ पे रिकमेंडेशन भी आई है। लेकिन इन सब के अलावा जरा एक बार आरआर काबिल लेकर के आते हैं। सर मुनाफा जो है 133% बढ़ा है यहाँ पर, और ये 50 करोड़ से 49.5 करोड़ से बढ़ के सीधे 116 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं कि 19-20% की बढ़त रही है। एबिटा 105% इम्प्रूव हुआ है। मार्जिन्स में ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ओवरऑल नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, 1-1.25% ऊपर। हालांकि प्रदीप सर आप देखिए जरा, चल चुका है तो वो थोड़ा सा उस तरह की तेज़ी नहीं है। एक महीने में 14% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आरआर काबिल के बारे में? देखिए, रिजल्ट ऑलरेडी मुझे लगता है कि प्राइस के साथ डिस्काउंटेड है, और आज भी देखेंगे ऑलमोस्ट 1523 का हाई था। मतलब करेंट जोन से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का सर एक हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी प्लस में है, पॉजिटिव में है। मुझे लगता है कि चार्ट में भी एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है ऑलमोस्ट 1500 के आसपास। तो 1500 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर पाएगा ना तो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। और एक बार हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि रिजल्ट आया है उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो एक बार पर्टिकुलर ये स्टॉक आपको 1400 उसके बाद 1380 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उस टाइम पे एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी तो कोई फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं है। और जिनके पास एटलीस्ट मीडियम टर्म का व्यू है वो बने रहिए स्टॉक के साथ। क्या बात है यहाँ पर। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है सर हम लेना चाहेंगे नवीन फ्लोरिन के बारे में। ये सर पहले भी चला, अभी भी चल रहा है। ये 5 दिन के अंदर बीते एक महीने में 30% और पिछले 4-5 दिन के अंदर अगर हम इस पर नज़र डालें तो करीब 13-14% चला है। अविनाश सर आपकी टिप्पणी जो है जानना चाहेंगे, आप नवीन फ्लोरिन को कैसे देख रहे हैं और यहाँ पक क्या रहा है? पिछले 4-5 दिन में ये 16% चला है, एक महीने में 29-30% की रैली है। हालांकि थोड़ा जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं हमारे दर्शक, उनके लिहाज से थोड़ा टिकट साइज महंगा ज़रूर है, पर क्या फंडामेंटल्स कह रहे हैं सर इसके? नहीं, देखिए पहली बात तो देखिए जो Q2 के नतीजे आ गए वहां पे नवीन फ्लोरिन ने काफी अच्छा नंबर दिखाया। और दूसरा इनका जो कॉन कॉल हो गया था विपुल,
यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो मार्जिन में अच्छा इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट के साथ साथ टॉप लाइन ग्रोथ तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में ये करने वाले हैं, तो ये मार्केट को बहुत पसंद आ गया। यही कमेंट्री के बाद स्टॉक में एक अच्छा तेजी का माहौल आपको देखने को मिला है। हालांकि देखिए अभी अगर कोई खरीदता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा एलिवेटेड है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा स्टॉक को ठंडा होने दीजिए। अगर थोड़ा प्राइस करेक्शन मिलता है तो अच्छी एंट्री लेवल मिलेगी, और जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लगता है जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार की टेलविंड है अभी इस इंडस्ट्री में, नवीन फ्लोरिन डेफिनेटली अगले 6 महीने में बहुत ही बढ़िया नंबर दिखाने की पोटेंशियल रखता है। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर रहेगा, करंट प्राइस पे होल्ड करें। नवीन फ्लोरिन पे ये बात निकल करके आई है। और इस बीच जो है अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है वो हम देख रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस लेकर के आते हैं। श्रीराम फाइनेंस पे भी आज हम देख रहे हैं कि ट्रेंड में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 5.25% से ज़्यादा की मजबूती 788 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर ज़रा देखिए 788 पे कैसा लग रहा है आपको श्रीराम फाइनेंस? ये भी काफ़ी मोमेंटम में इस समय दिखाई दे रहा है, 5% से ज़्यादा की मजबूती। क्या टिप्पणी रहेगी सर? प्रदीप जी आवाज़ आ रही है आपको? इनफैक्ट विपुल सर बहुत ही शानदार चार्ट है, ब्रेकआउट भी आया है, मुझे लगता है कि ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। अभी 780 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि 830 835 तक के शॉर्ट टर्म में जाने के लिए रेडी है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, एंड लॉन्ग टर्म व्यू से भी मिड टर्म व्यू से भी मैं पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने के साथ साथ कहीं कोई खरीदारी के मौके हैं क्या यहाँ पर? देखिए अगर करेंट जोन से आप मोमेंटम को प्ले करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको एक बार 745 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो 745 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड उसके बाद बने रहिए। आपको 825 830 तक मिनिमम जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप मोमेंटम प्ले कर रहे हो और स्टॉप लॉस ना लगा के बाद में इन्वेस्टर मत बन जाना, ये थोड़ा एडवाइस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा गलती करते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। बहुत सारे सवाल जो है आ रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। आप लोगों के सवाल हम कोशिश करेंगे दोपहर 1 बजे लेने की। तो ये सेगमेंट जो है ना, ये पूरा जो हमारा 11:30 तक के शो है उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं कि मतलब सवाल जवाब पे कम फोकस, बीच में लेते रहेंगे कुछ कुछ। दिव्य प्रताप सिंह जी कह रहे हैं मैनकाइंड फार्मा में अभी भी एंट्री ले सकते हैं क्या सर? वो सर अभी थोड़ी देर में पूछ लेते हैं। प्रदीप सर अभी भी कोई एंट्री की गुंजाइश है क्या? थोड़ा ऊपर से नीचे आया है मैनकाइंड फार्मा को लेकर। अच्छा नहीं, आपका तो मार्क्सन फार्मा था, इनका सवाल मैनकाइंड फार्मा को लेकर के है, तो वो आपसे पूछ लेंगे अभी। लेकिन इस बीच काफ़ी सारे अल्कोहल स्टॉक्स को लेकर के अविनाश सर आपका कोई व्यू है सर? ये बीते 4-5 दिन से, एक हफ्ते से अल्कोहल स्टॉक्स पे काफ़ी, लिकर स्टॉक्स पे काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, तो अगर आप कोई टिप्पणी हो तिलक नगर को लेकर के या फिर एसोसिएट अल्कोहल को लेकर के। हमने फ्राइडे को काफ़ी कवरेज की थी, लेकिन सारांश जी जानना चाह रहे हैं। तो ये हमारे जो चैट बॉक्स का ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वो बन करके आया है, एसोसिएटेड अल्कोहल और तिलक नगर इंडस्ट्रीज़। ये खरीदारी एक में करना चाह रहे हैं तिलक नगर में, और एसोसिएटेड अल्कोहल इनके पास है, तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? या देखिए नॉर्मली जो अल्कोहल स्टॉक्स होते हैं विपुल, वो सेकंड हाफ में उनका सीजन होता है, तो हो सकता है कि मेरे ख्याल से काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि नंबर्स तीसरी और चौथी तिमाही के लिए काफी अच्छे आएंगे। ऑलरेडी जो Q2 के नंबर्स है वहां पे हमने देखा है कि नंबर्स मोटा मोटी एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे। और तिलक नगर और एसोसिएटेड की बात करें तो देखिए एसोसिएटेड अल्कोहल तो इस इन्वेस्टर ने ऑलरेडी खरीदा है। मेरे ख्याल से इनको ये शेयर अभी भी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इनका एथेनॉल यूनिट भी शुरू हो चुका है, प्लस मेरे ख्याल से जो एथेनॉल मिक्सिंग होता है उसमें इनको रेवेन्यू मिलेगा, प्लस इनका लिकर बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो 1450 1475 का टारगेट आप अगले 6 से 12 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और तिलक नगर की बात करें तो देखिए तिलक नगर ने तो एक बड़ा एक्विजिशन भी अनाउंस किया था, तो कहीं ना कहीं देखिए ऑल्दो स्टॉक काफी रन अप हो चुका है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। बट जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। चलिए, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच ज़रा आज के एक और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं, और वो है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पर बहुत सारी खबरें हैं और इस तरह की भी खबरें हैं, और मैं दोनों लोगों की राय इस पर जानना चाहूँगा। कि खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में जो है अमेरिकी कंपनी जो है वो स्टेक ले सकती है। यूएसपी जायंट TGH वो बातचीत कर रही है करीब $600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए।
हालांकि सुबह काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। 9 का लेवल भी क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया, 9 रुपये 20 पैसे का। उसके बाद से फिर प्रॉफिट बुकिंग शायद हो सकता है, कुछ ऐसी कुछ अपडेट आई हो जो अभी तक हम तक नहीं पहुंची है। लेकिन अभी करना क्या चाहिए, इस पर लगातार हमारी निगाहें हैं, और जिन लोगों ने छोटे शेयर छूची छलांग इस बार का देखा होगा उनको भी राय मिली होगी। लेकिन पहले प्रदीप जी की राय लेते हैं इस पर। प्रदीप सर, क्या करना चाहिए? देखिए सर, स्टार्टिंग से ही मेरे तरफ से तो ऑलवेज ना है ना है, स्टॉक को हाँ। लेके। एंड जिस तरीके का हमने देखा था कि एक्चुअली अभी भी आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट शेयर है मैक्सिमम मेरे नियर सिटी में ही, अगर मैं अभी सर्वे करने निकलूंगा तो आप देखेंगे मैक्सिमम होगा एयरटेल या तो होगा जियो। भारती एयरटेल एंड भारती एयरटेल का जितना मार्केट कैप है, मतलब मुझे लगता है कि वही तीन दो प्लेयर ही सबसे बढ़िया है रहेगा। भारती एयरटेल, भारती एक्साकॉम, वोडाफोन आइडिया को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जिस टाइम पे वो न्यूज आया था 2,10,000 करोड़ के आसपास था, डेट था, उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेक लिया 49% के अराउंड। उसके बाद हमने देखा कि डेट भी 1,70,000 करोड़ के आसपास हुआ। तो अभी भी देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के पास जितना लोन्स है, जितना डेट है, उससे बहुत कम है इसका मार्केट कैप से ज्यादा है डेट। एंड सेकंड थिंग, बार बार गवर्नमेंट से पुश किया जा रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता नहीं है कि वोडाफोन आइडिया खत्म हो जाए, बंद हो जाए, ऐसे चाहता नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट एक सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो मैं ऑलवेज एक बात बोलता हूं कि मार्केट इज लॉजिकल, ह्यूमन और इमोशनल्स। तो हम ना इमोशनली बाय करते हैं। एक हाई पॉसिबिलिटीज है सर यहाँ से, जैसे कि अभी आपने न्यूज बताया कि अमेरिकन कोई कंपनी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, कल आपको न्यूज ये भी आते हुए दिखाई देंगे चीन से भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया पे इन्वेस्ट हो सकता है। तो मल्टीपल न्यूज, मल्टीपल जो है पब्लिक के पास अभी है, हाई पॉसिबिलिटीज है एंड ऊपर आने का। और मुझे लगता है कि आपका फोकस है वहां पे होना चाहिए थोड़ा बहुत, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम का फोकस वोडाफोन इंडिया के ऊपर है, इंडोस टावर के है, टेलीकॉम के ऊपर है, टेलीकॉम को खत्म होने नहीं देंगे। तो इस बेसिस पे उछाल पॉसिबल हो सकता है 12 से 13% के आसपास। लेकिन इसके बेसिस से आप आपका मेहनत का पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अभी भी वोडाफोन इंडिया आईसीयू में है, मतलब सिचुएशन बहुत खराब है। यहाँ से मुझे लगता है कि जिनके पास है, आपको 7.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा पैसा है कि लॉस हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में आप इन्वेस्ट करके जा सकते हो। लेकिन मैंने लास्ट 6 महीने में कभी भी रिकमेंड नहीं किया, तो इस बार भी मेरे तरफ से ना रहेगा वोडाफोन आइडिया में। आपकी तरफ से ना रहेगा। चलिए अविनाश सर से पूछते हैं। अविनाश सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया को लेकर के? दो व्यू हैं, एक तो जैसे प्रदीप जी हैं वो मतलब फोकस उनका ना पर है, बीच बीच में थोड़ा सा उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट वो इसी तरीके से डिवाइडेड है सर काफ़ी ज़्यादा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी संख्या में रिटेलर्स हैं इसमें सर, और वो 50 पैसे 10 पैसे का मूवमेंट भी ट्रैक कर रहे हैं। जी सर। नहीं, देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि कंपनी की हालत तो बहुत ही खराब है। जैसे प्रदीप ने कहा 2 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर अभी ऐसी खबरें आती है कि कोई यूएस कंपनी इनको खरीदने वाली है, तो ये पहली तो खबर ही थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगती है। कौन सा ऐसा यूएस का कंपनी होगा जो ऐसी कंपनी खरीदेगा जहां पे 2 लाख करोड़ का कर्जा है, लॉस मेकिंग है। और देखिए, आज कोई भी फॉरेन कंपनी प्योरली कस्टमर एक्वायर करने के लिए बिजनेस खरीदती नहीं है। कंपनी का बैलेंस शीट भी तो अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, अभी तो 5G का रोल आउट ऑलरेडी भारती ने और जियो ने शुरू किया है। वोडाफोन भी कह रहा है कि वो रोल आउट करेंगे, बट सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इनके पास कैश फ्लो ही नहीं है। अगर कैश फ्लो नहीं है तो वापस कर्जा उठाएंगे। और गवर्नमेंट ने जो 49% जो लिया है, ये तो एक तरीके से इनको डूबने से बचाने का एक जरिया है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको मरना नहीं चाहती, डालना चाहती। क्योंकि अगर ये डाउन हो जाएगी तो मार्केट 2 कंपनी में बढ़ जाएगा, जो ऑलरेडी अभी हो चुका है। तो देखिए, जिनके पास बहुत सारा पैसा है उड़ाने के लिए, वो एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये आइदर जीरो भी हो सकता है या बड़ा अपसाइड भी आ सकता है, ये कहना मुश्किल है। बट मेरे ख्याल से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इनको मैं यही कहूंगा कि सिर्फ प्राइस के ऊपर मत जाइए। कभी भी शेयर को देखना है तो वैल्यू देखिए। यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल दिख नहीं रही, तो अवॉइड ही रहेगा। बट मेरे ख्याल से जो हाई रिस्क वाले हैं और जिनको ट्रेडिंग व्यू लेना है, वो अपना स्टॉप लॉस करके इसमें पोजीशन ले सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को इनकी पता लग गई। लेकिन एक व्यक्ति हैं जो लगातार इस पर पॉजिटिव भी हैं, उनकी राय अगर आपको सुननी है तो आप जो है हमारा कल का, परसों का, शनिवार का कार्यक्रम देखिए। रसित खंडेलवाल जी की राय क्या है इस पर? छोटे शेयर लगाने लगे ऊंची छलांग, ये हमने शनिवार को अपलोड किया है। बहुत सारे छोटे शेयरों पर बातचीत हुई है,
तो हमारे वीडियो सेक्शन में जब आप थोड़ा पीछे जा कर के देखेंगे तो आपको इसी थंब के साथ ये जो है हमारा शो मिल जाएगा। 1 घंटे का शो है, आराम से देखिए जब भी समय मिले, या फिर ढूंढ करके अगर आपको वोडाफोन, सुजलॉन, कैनरा बैंक, कोला और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पे, GMR, इन तमाम शेयरों पे अगर राय जाननी है तो आप जा कर के देखें। बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ हमको आई हैं, 450 से ज़्यादा कमेंट हैं, 2500 के आसपास आप लोगों ने लाइक किया है और 70,000 72,000 से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। तो आप भी लोग देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी दीजिए और बताइए आपको हमारा ये कार्यक्रम ये कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं जो है आगे बढ़ने के लिए, और देखते हैं कि अगला स्टॉक्स कौन सा है जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि अच्छा एक स्टॉक पे हम चाह तो रहे हैं कि बात करना, लेकिन फिर लग रहा है कि अभी फिर से बात करनी है, क्योंकि अभी हम बैंकिंग पे बात करने वाले हैं अगले सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले अभी बात जिक्र छेड़ा था अविनाश सर ने CDSL को लेकर के, तो मैं चाहूँगा कि CDSL पे थोड़ी सी बात हो जाए। रिजल्ट्स आए हैं CDSL के, हालांकि रिजल्ट अगर हम देखें तो YOY बेसिस पे जो है कंपनी का मुनाफा जो है वो थोड़ा घटता हुआ दिखाई दिया है। शेयर में आधे पौने % के आसपास की मजबूती ज़रूर है। 13 साढ़े 13% के आसपास कंपनी का मुनाफा घटा है। रेवेन्यू साल दर साल 1% के आसपास घटा है। कंपनी के अगर खर्च की बात करें तो मामूली बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अविनाश सर, ये वो सेगमेंट कैपिटल मार्केट का है, हाल फिलहाल में बीते 4-5 महीनों के अंदर रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, और क्योंकि काफ़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। BSE ऊपर गया, नीचे गया, कुछ एक टिप्पणी जो आई सेबी चेयरमैन की तरफ से, मैं चाहूँगा कि वो उससे BSE काफ़ी प्रभावित रहा। CDSL के नतीजों को देख करके अभी आपका व्यू क्या है सर, 1600 के आसपास? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स तो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि डीमैट अकाउंट्स का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। हालांकि देखिए पहले जब कोविड के बाद जब डीमैट अकाउंट्स खोले गए तभी बहुत ही तेजी से डीमैट अकाउंट्स इंक्रीज हो गए थे। अभी हमको लगता है कि जो इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट्स है वो धीरे ग्रो हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि काफी डीमैट अकाउंट्स अभी भी इनएक्टिव है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, CDSL को पैसा तब मिलता है जब कोई ट्रांजैक्शन होता है एक्सचेंज पे, आइदर बाय सेल पे या सेल साइड पे, तो ऑब्वियसली डीमैट का जो चार्ज होता है वो उनको मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको थोड़ा सा लंबा सोचना है, क्योंकि देखिए ये बिजनेस मोनोपोली बिजनेस है, एन्युटी वाला बिजनेस है। जब तक शेयर मार्केट रहेगा, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में ऑफरिंग आएगी, इनके लिए एक रेडी मार्केट बनता है। और जिस प्रकार से अभी नई कंपनियां IPO मार्केट में आ रही है, जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन तो इनमें होना है। तो लंबा अवधि यानी 1.5-2 साल का नजरिया अगर है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में एक आध क्वार्टर से स्टोरी बदलेगी नहीं, बट रियल टर्म्स में कोई रीरेटिंग भी नहीं आएगा। तो हमारा मानना है कि देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनाएगा। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आपको मिलेगी। ठीक है सर, आपको थैंक्स करने का टाइम आ गया है। तो क्योंकि सर को जाना है, लेकिन जाने से पहले एक जरा प्रदीप सर आप जरा आपकी टिप्पणी ले लेते हैं। MCX को लेकर के बता दीजिए कि अभी MCX में क्या करेंगे, क्योंकि CDSL की बात हुई है, MCX आज अच्छा काफ़ी धुआंधार रफ्तार दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हम अविनाश सर की भी जाते जाते कमेंट एक छोटे से ले लेते हैं, लेकिन पहले प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर बिल्कुल मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने का सलाह होगा M6 में। और मोनोपोली है इनका भी, बिजनेस में मोनोपोली है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 साल और भी बहुत बेटर होने वाला है। और ऑलरेडी अविनाश जी ने जो CDSL को लेके बताया, सिमिलर मतलब वही, जब तक आप देखेंगे लोग आते रहेंगे इंडिया पे, और भी लोग डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे M6 में आके। इनका जो मेन बिजनेस है वो बिजनेस पे एक्चुअली मोनोपोली है। तो BSE MCX इन स्टॉक का 2-4 क्वार्टर में कुछ गेम बदलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म के लिए एटलीस्ट आपको बने रहना चाहिए। किसी का भी मिड टर्म का व्यू एटलीस्ट 5-6 महीने तो रहना ही चाहिए। मेरे टारगेट मुझे लगता है कि अभी 9,560 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली चार्ट में ब्रेकआउट भी आया है, तो एज पर द ब्रेकआउट इसका टारगेट नेक्स्ट होना चाहिए 10,450 के आसपास। करेंट जोन से भी 1,000 पॉइंट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल बने रहिए, और एक स्टॉप लॉस छोटा सा मेंटेन करके जाइए 9,150। खरीद सकते हैं इस तेजी में सर, या अवॉइड करें? सर तेजी में खरीद सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा ऊपर आ चुका है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऐसे अगर किसी दिन आपको कंसोलिडेशन में दिखता है, उसी दिन आपको बाय करना चाहिए। अविनाश सर करके जा सकते हैं जी। अविनाश सर, डिस्क्लोजर के साथ साथ आपका अगर समय अगर हो गया हो तो आप खाली डिस्क्लोजर दीजिए, अदरवाइज कोई टिप्पणी कर सकते हैं इस पर, तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। नहीं देखिए MCX में भी हमको लगता है कि 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि ये ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे नई एंट्री पॉसिबल नहीं है।
और जहाँ पे अभी गोल्ड सिल्वर की रैली आपने देखी है, तो कमोडिटी एक बहुत बड़ा एसेट क्लास बना है जहाँ पे एमसीएक्स मार्केट लीडर है। तो देखिए यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि आज शेयर बढ़ चुका है, थोड़ा एसआईपी करिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीद लीजिए, मौके आपको आगे भी मिलेंगे। बट ये डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये एक क्वार्टर या 6 मंथ्स का स्टॉक नहीं है जहाँ पे आपको इमीडिएटली कोई तेजी देखने को मिलेगी। बट लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनेगा। और जाते जाते विपुल, जो भी स्टॉक्स के बारे में आज हमने शो पे बात की, देखिए मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंटों को हमने ये स्टॉक्स रेकमेंड किए होंगे। मैं सर बहुत अच्छा लगा सर। और आपको बता दें कि सर हर सोमवार को हर बुधवार को हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अगर अविनाश सर के लिए कोई सवाल हो, कोई विशेष टिप्पणी हो, तो आप लोग हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि अविनाश सर से तक उनको पहुंचाएं और उनकी राय लें। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए अपनी व्यस्त कार्यक्रम में से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास। और प्रदीप, इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले कुछ एक और शानदार शेयरों पे ज़रा टिप्पणी ले लेते हैं। और आज का एक और ट्रेंडिंग जो उसमें है लगातार, वो है सुज़लॉन। सुज़लॉन में लगातार जो है कल रिजल्ट्स हैं सर, और काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि इसने 60 का लेवल जो है मार्क क्रॉस किया है। अभी जो है बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ ऊपर नीचे लाल निशान में, हरे निशान में, इस रेंज में है। और रिजल्ट के पहले जैसी एक सुस्ती, एक खामोशी रहती है, वो देखने को मिल रही है। क्या इस नतीजों के पहले 60 रुपये के आसपास कोई नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? अगर कोई नई खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस क्या रखें? सर गुड़िया तो अभी निकल चुका है सुजलॉन से, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड मुझे लगता है कि मैंने रिसेंटली बहुत बार रिकमेंड भी किया है, 74 75 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल मुझे अभी भी बाइंग लगता है। और कॉन्ग्रेचुलेशन उन सारे लोगों को जिन्होंने मेरे कहने पे 51 52 के आसपास बाय किया था। तो अभी आप बात करते करते देखिए, 1 2 हफ्ता हो रहा है, 2 हफ्ता हो रहा है, 60 के आसपास आ चुका है। और भी यहाँ से आपको 15 पॉइंट का मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे, तब जाके मैं 72 73 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा। अभी भी ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, बेस बना रहा है, और रिजल्ट भी अच्छा ही आने वाला है। रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं। रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद मुझे भी है। पिछली बार भी अच्छे आए थे, बस उसमें बस समस्या ये हो गई थी कि जो एक रेजिग्नेशन हुआ था उसके बाद से जो चाल बिगड़ी, तो ये पूरे क्वार्टर जो है उसने जो है वो परेशान करके रखा। अब 2000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक पहुंचाइए कार्यक्रम को, क्योंकि कार्यक्रम आपका ही है। तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, आप फेसबुक पे शेयर कीजिए, जहां हो सके लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कार्यक्रम में पहुंच सकें, हमारा ये कार्यक्रम पहुंच सके। इस बीच एक छोटी सी अपडेट फटाफट स्क्रीन पर लिखा दीजिए। रचित जी का मैसेज आया है, कह रहे हैं कि स्टार का टारगेट हिट हो गया है और जो है 1025 का हाई लगाया है। और इन्होंने कहा कि 952 रुपये पे इन्होंने जो है रिकमेंड किया था, कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट्स इफ़ ए ट्रेडिंग बेट। इन्वेस्टर जो है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ट्रेडिंग व्यू था वो चाहें तो अपना मुनाफा बुक कर लें। ये राय यहाँ पर रचित जी ने मैसेज के माध्यम से हम तक पहुँचाई है अभी अभी। तो चलिए ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई और आगे बढ़ते हैं, और फटाफट जो है एक आध मिनट जो बचा हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए एक बैंक भी शामिल कर लेते हैं। बैंकों पे हालांकि अभी हम अलग से बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, एक छोटा बैंक जरा आप की टिप्पणी पहले क्या लिया जाए, क्योंकि कैनरा बैंक भी काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। लेकिन बैंक से एक तो पंजाब एंड सिंध बैंक ले लीजिए, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं, 1-2% ऊपर है। और दूसरा शेयर जो कि आज का हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस थोड़ी सी है, वो है HFCL। इन दोनों पे आपकी राय, दोनों अलग अलग सेक्टर से। पहले जो है जरा पहले टिप्पणी किस पर करना चाहेंगे सर? HFCL ठीक है, मैं पंजाब एंड सिंध ढूंढ लेता हूँ, उससे हाँ पहले पहले मैं HFCL कर दीजिए, उसका ढूंढते रहिएगा सर आप, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तक मैं HFCL इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ सर 2.25% ऊपर अभी जो है दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है, काफ़ी सारी घटनाएं जिस क्षेत्र में है ये टेलीकॉम इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी में काफ़ी कुछ घटनाएं घट रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
सर मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन अभी है तो होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो गिरने का और जगह नहीं है, यहाँ से बाउंस बैक ही पॉसिबल है, और अगर यहाँ से गिरता है तो इसका पैरा जो पैटर्न है पूरा खराब हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको 84 85 तक ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकते हैं, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 67.85 पे एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा। 84 85 में कभी भी आता है और अगर आपका बाइंग का आसपास आता है तो उछाल में आपको एग्जिट ही करना रहेगा जी। और पंजाब एंड सिंध बैंक अभी 31.92 ऑलमोस्ट 32 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा लोअर टाइम फ्रेम से बेस भी बनाया है। एक बार ये जो प्राइस है मूव होके आपको 38 40 तक जाते हुए दिखाई देंगे, उस टाइम पे भी आपको उछाल में एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक दर्शक पूछ रहे हैं सर, सुजलॉन पे आपने क्या बोला, क्या बाई के लिए बोला है करंट लेवल पे? वो तो अभी आपने मतलब करंट लेवल पे ले जा सकते हैं ना, अगर 75 का टारगेट है तो हाँ हाँ, करेंट जोन से भी बाय करके जा बाय सकते कर सकते हैं, ताकि क्लैरिटी रहे। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई जो है सुजलॉन, पंजाब एंड सिंध बैंक और HFCL पे भी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं सर? नो सर, पंजाब एंड सिंध बैंक और HFCL उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी है। आप उछाल में एग्जिट करने का प्लान कीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे साइकोलॉजी यही है, आपको फ्रेश बाय नहीं करना है, आपको उछाल में एग्जिट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे आ जाएगा और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए, आज एक खबर आई टीटागढ़ के ऑर्डर को लेकर के सर, और शानदार रैली देखने को मिल रही है टीटागढ़ के अंदर। बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को और उसके बाद तूफानी रफ्तार, 2.5% ऊपर है टीटागढ़। MMRDA से कंपनी को करीब 2481 करोड़, करीब 2500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और मुंबई मेट्रो लाइन 5 के लिए मेट्रो सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करने का ये ऑर्डर जो है टीटागढ़ रेल सिस्टम को मिलता हुआ दिखाई दिया है, और इसी के चलते मोमेंटम में है। रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, टेलीकॉम एंड मेंटेनेंस सर्विस जो है वो भी इसमें शामिल है। तो ये खबर है, 907 के आसपास चल रहा है, 2.5% से ज़्यादा की मजबूती शेयर में। अभी क्या करना चाहिए? रेलवे थोड़ा सुस्त रहा है, नया ऑर्डर मिलने से थोड़ी मजबूती है, जिनके पास है क्या करें। और चूँकि बजट पास में आ रहा है तो क्या खरीद सकते हैं क्या? सर टीटागढ़ में खरीद सकते हैं क्या? अभी मोमेंटम नहीं आया है, एक न्यूज आया है, न्यूज के वजह से थोड़ा बहुत उछाल आया है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी फ्रेश मूवमेंट आना पॉसिबल होगा, वो 987 के ऊपर है। बाकी अभी अगर किसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है रेलवे में और उनके पास अगर 2 से 3 साल का व्यू है, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हो विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 761। उस केस में आपका 761 का स्टॉप लॉस होगा और करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा, और पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1320 1330 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। और कहीं ना कहीं बजट सामने है और मुझे लगता है कि रेल इस बार बजट में रेलवे एंड डिफेंस को लेके कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आ सकता है उस बेसिस के आधार पे। एंड सेकंड थिंग, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा जो ऑर्डर आया है, कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव माना जाता है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से चार्ट में भी एक मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। आप बाई करके जा सकते हो, लेकिन अभी बाई करेंगे 2 4 दिन 5 दिन का व्यू रखेंगे, उसमें कुछ मोमेंटम आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिपल टॉप जो है वो बन के रखा है 967 980 के आसपास जी। चलिए ठीक है सर, ये सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले अर्बन कंपनी पे भी एक नज़र डालते हैं। रिजल्ट आए हैं और अर्बन कंपनी जो है हाल फिलहाल जो है में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रही है। 59.3 करोड़ रुपए का नुकसान जो है दर्ज किया है। लास्ट क्वार्टर में 6.9 करोड़ का मुनाफा हुआ। अच्छा, ये बड़ा वो है सर, जो हाल फिलहाल में जितने IPOs आए हैं ना, वो जब IPO आता है तो जो रिजल्ट हम देखते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट में रहते हैं, इंप्रूवमेंट दिखाई देती है थोड़ी बहुत। जैसे IPO आ जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, फिर हम देखते हैं एकदम से वो प्रॉफिट जो है वो घाटे में तब्दील होता है या फिर प्रॉफिट घट जाता है। रेवेन्यू 37% बढ़ा है। अभी ये इसके पीछे कारण क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग खर्च में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, 462 करोड़ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 384 करोड़ के आसपास था। एबिटा जो है एडजस्टेड घाटा जो है वो 35 करोड़ रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 21 करोड़ के आसपास का मुनाफा था। अभी अर्बन कंपनी में क्या करें सर, वो जो आपकी IPO हाई स्ट्रेटजी है वो क्या कह रही है, बताइए। सर देखिए, ये जो आपने एक पॉइंट बताया ना, अक्सर IPO आने से पहले ये लोग प्रॉफिट दिखाते हैं और IPO आने के बाद का जो रिजल्ट है लॉस हो जाता है। देखिए, इंडिया में बिजनेस करना है तो आपको टैक्स पे करना है, GST पे करना है, आपका ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, नीट प्रॉफिट होता है धंधे में। तो
कोई भी जो इन्वेस्टर्स है कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। तो इसीलिए मैक्सिमम जितने भी पब्लिक जो कंपनीज लिस्टिंग होता है मार्केट में, वो ऑलवेज 2 से 3 साल पहले से अपने खुद का जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट में दिखाता है। सो कहीं ना कहीं एक चीज है लोगों को समझ में थोड़ा बाद में लेट में आता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कुछ भी करो, मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद मार्केट आपको वैल्यू करता है। देखिए जब लिस्टिंग हुआ था उस लिस्टिंग में भी अच्छा खासा 1 हफ्ता बाद ही हमने देखा अच्छा खासा उतना आया नहीं, तो उसके बाद हमने धीमे धीमे इसको नीचे आते हुए दिखा। अभी 151 है, बहुत जल्दी आपको ये 125 115 भी आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल आपको नहीं बने रहना है, आपको एग्जिट करना है। मैं तो रहूंगा, मेरा जो आईपीओ है स्ट्रैटेजी है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मतलब 185 190 इसके ऊपर तो एटलीस्ट मुझे सस्टेन चाहिए। उसके ऊपर आता है देन मार्केट इसको और खींच के लेके जाएगा ऊपर, और स्मार्ट मनी आएंगे और म्यूचुअल फंड बाइंग करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 100 तक भी जा सकता है, या से 40-50% भी नीचे आ सकता है। तो इसीलिए एक बार फ्रेश अवॉइड करने का सलाह रहेगा। और ऐसे सलाह मैंने पहले बहुत सारे कंपनीज में दिया था जो कि सटीक हुआ है, और इसके साथ भी होने वाला है जी। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त।